सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम अगले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं जिसका क्वेश्चन कोड है TRN8, यानी 8वां पार्ट है TRN8। देखिए इसमें जितने भी सवाल हैं सारे को हम हल करते हैं, सिर्फ ध्यान से आपको देखना है, देख के आप सवाल बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर सवाल है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए, ध्यान देना है कि संख्या को 5 गुना किया जाए तो संख्या तो हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो 5 गुना ही हो जाएगा। याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको पता नहीं है तो जो बोलेगा वही आपका गुना में आंसर होता है। तो हमको बोलता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना कर दे तो वह संख्या मूल संख्या की 5 गुनी होगी। अगर आपको बोलता है कि किसी संख्या को 10 गुना करते, संख्या को नहीं जानते, वह संख्या मूल संख्या के 10 गुनी होगी। 20 गुना कर दे तो 20 गुनी होगी। लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे किसी आदमी को आप पैसा दिए, हम बताते हैं कि अगर आप किसी को पैसा दिए बैंक में 500 रुपया दिए हैं, वो बोलता है कि आपके पैसे को 5 गुना कर दे। 5 गुना कर देंगे मतलब क्या, 2500 रुपया देंगे। तो वो 500 रुपया आपने दिया है, 2500 रुपया वो लौटाया है, 5 गुना ये कर दिया। लेकिन आप देखिए कि वृद्धि इसमें कितना हुआ, 2000 की वृद्धि हुआ, क्योंकि पहले 500 हमने दिया था। तो पहले हमने 500 दिया था, 2000 का वृद्धि हुआ। तो हम पूछेंगे वृद्धि इसमें कितना हुआ, तो 4 गुनी वृद्धि हुआ। 5 गुना पैसा होता है लेकिन वृद्धि कितना होता है, 4 गुनी होता है। उसी प्रकार से 5 गुनी कर दिया तो वृद्धि कितना होगा, 4 गुनी। और अब पूछेगा आपको प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो 4 गुनी यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 गुनी वृद्धि हो जाएगा। आपको पूछेगा कि प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो प्रतिशत बनाने के लिए बस 100 से गुना करते हैं, इसीलिए 400% का आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना आपको करना नहीं है, आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि प्रतिशत वृद्धि होगा तो आपको कुछ नहीं करना, एक कम करके प्रतिशत बैठा देना है। जैसे 5 गुना में 400% की वृद्धि, 9 गुना में 800% की वृद्धि, एक कम कर देना। 6 गुना में 500% की वृद्धि, 8 गुना में 700% की वृद्धि, 2 गुना में 100% की वृद्धि, बस एक कम करके 100 डाल देना, आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर सवाल का, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो त्रिज्या को दोगुना करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल, जिसके बारे में आप जानते हैं उसका क्षेत्रफल लिखना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए त्रिज्या को दोगुना करना, तो पाई को तो कुछ नहीं बोला, पाई को छोड़ दिए, तो त्रिज्या को दोगुना कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुनी हो गया, 4 गुनी तो हो गया, लेकिन वृद्धि कितना होगा, 300% की वृद्धि हो। जितना गुना होगा बस उसमें एक कम कर दिए, 100 डाल दिए, वही प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। आपका यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 6 गुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बेलन का आयतन पता है कि पाई आर स्क्वायर एच, तो ऊंचाई तो ये हुआ ना, तो सिर्फ ऊंचाई में वृद्धि कीजिए और ये दोनों को छोड़ दिए। तो ऊंचाई में हमको बोला जा रहा है यहाँ पर कि 6 गुना किया जाए, तो एक आदमी है तो एक आदमी में कोई दिक्कत ही नहीं होता, जो बोलता है उतना ही लिख दीजिए, 6 गुनी। अब 6 गुनी में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, 500%, बस आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। इतने काम करना, आपका आंसर हो जाएगा। आपको प्रोसेस नहीं बनाने की जरूरत है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले नंबर सवाल पर आइएगा। अगला नंबर सवाल कहता है कि 4 नंबर सवाल कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उस शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो शंकु का आयतन बोला, तो शंकु का आयतन तो हमको पता होना चाहिए ना। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमको बोला त्रिज्या में वृद्धि कीजिए, तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा। तो त्रिज्या तो यही है ना, तो 3 गुनी की वृद्धि किया जाए, 3 गुनी किया जाए, तो 3 गुनी किया जाए तो इस पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए। 3 गुनी मतलब कितना, 9 गुनी हो गया। 9 गुनी मतलब कितना हो जाएगा, 800%। बस ये आंसर हो गया और कुछ करना नहीं, 800% आपका आंसर बन जाएगा। अगला बढ़िएगा 5 नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 2 गुना करने को कहा गया लेकिन वह गलती से उस संख्या का 3 गुना कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया, तो मूल संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बारीकी से समझिएगा। बस एक सवाल समझ जाइएगा तो सवाल में 4-5 सवाल दिया गया है, तो आप आराम से सवाल को बना सकते हैं, बशर्ते ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर कहता है कि यदि किसी विद्यार्थी को
कोई विद्यार्थी है, आप सोच लीजिए आप विद्यार्थी है, हम विद्यार्थी है। किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में बोला जा रहा है कि दोगुना आप कीजिए, तो दोगुना किया जाए, लेकिन आपने गलती कर दिया, क्या, उस संख्या को 3 से गुना कर दिया। आपको हमने बोला कि आप दोगुना कीजिए, आपको बोले कि आप दोगुना कीजिए, लेकिन गलती हो गई आपसे, आपने 3 गुनी कर दिया। इस प्रकार बोला जा रहा है 3 गुना कर दिया, इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया। किस प्रकार? जो आपने किया तभी ना 120 आया। तो आपने क्या किया? हमने तो बोला कि दोगुना कीजिए, लेकिन आपने तो 3 गुना कर दिया ना, तो 3 गुना किया तब ना 120 आया। इसका मतलब 3 कलम का दाम 120 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, जो किया वही तो 120 आया ना। तो 3 कलम का दाम 120 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना होगा? 120/3 हम करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? 40। तो हमको पूछता कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बस 1 में आप निकाल दीजिए, तो यही उत्तर आपका आंसर हो जाएगा, मूल संख्या 40। और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर कितना होगा? 40। फिर से सुनिएगा, हमने बोला कि आप जो है दोगुना कर दीजिए, हमने बोला कि आप दोगुना कर दिया, लेकिन आपने 3 गुना किया, इस प्रकार आपका उत्तर 120 आया। क्यों आया? क्योंकि आपने 3 गुना किया ना। तो 3 में 120, तो 1 में कितना? 40। तो मूल संख्या x पर नहीं, सिर्फ 1 पर निकाल देना, आपका आंसर तैयार होगा और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिएगा, आप सिर्फ देखते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ देखना है और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल क्या आता है? 6 नंबर बोलता है, यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 5 गुना करने को कहा गया, 5 गुना, हमने बोला कि 5 गुना आप कीजिए, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 7 गुना कर दिया, गलती हो गई, 7 गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर 140 आया। किस प्रकार? जो आपने किया तभी ना। इसका मतलब 7 में 140, तो 1 में कितना? 20। 140/7 करेंगे, 20 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है। बस संख्या निकालने के लिए 1 में निकाल दिया, आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, आपका आंसर बन गया। अगले सवाल पर बढ़िएगा। अगला सवाल आइएगा, अगला सवाल आपका है 7 नंबर। 7 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, ध्यान से आप देखिए, आपको सारा सवाल हम समझा देंगे, बशर्ते आप देखते रहिए। 7 नंबर सवाल बोलता है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 8 गुना ज्ञात करने को कहा। हमने बोला कि 8 गुना ज्ञात कीजिए, लेकिन गलती से उस संख्या का 10 गुना आपने कर लिया, 10 गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 20 ज़्यादा था। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 20 से ज़्यादा था। ज़्यादा बोला ना। अभी 2 सवाल को हमने बनाया। इस प्रकार उसका उत्तर 140 आया, इस प्रकार उसका उत्तर 120 आया। मतलब किस प्रकार? जो आपने गलती किया तभी ना, लेकिन वो चीज़ नहीं बोला। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 20 ज़्यादा आया। जब ज़्यादा और कम बोले ना, तो यहाँ पर ज़्यादा और कम की तुलना कीजिए। कितने का ज़्यादा है? तो आप बोलें 2 ज़्यादा है। बस 2 कलम का दाम लगा लीजिए। 2 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना? 10 रुपया। तो आंसर हमसे कहता है कि मूल संख्या क्या है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो बस सिर्फ 1 कलम में आइए, बस ये आंसर आपका संख्या होगा और कुछ नहीं करना, आपका संख्या बन जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? संख्या यही हो गया। चलिए अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर सवाल आते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है, किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 9 गुना ज्ञात करना था, लेकिन गलती से उसने 5 गुना कर लिया। कोई विद्यार्थी है, उसको बोला कि 9 गुना आप ज्ञात कीजिए, लेकिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई? 9 गुना ज्ञात करना था, लेकिन गलती हो गई, उसने 5 गुना ज्ञात कर लिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 80 कम आया। कम बोला, कम बोले या ज़्यादा बोले, तो इस आपको इसमें घटाव करना है। दोनों का घटाव कितना होगा? 3। तो यहाँ पर 4 हो जाए ना। हाँ, 4 अंतर हो गया। कम भी बोले तो घटाव करना है, ज़्यादा भी बोले तो घटाव करना है, अंतर भी बोले तो घटाव करना है। तो दोनों का घटाव 4। 4 में 80, तो 1 में आप क्या बोलेंगे? 1 में बोलेंगे 80/4 इक्वल टू 20। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वो मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या 1 पर ही निकालना है। तो आंसर हो गया 20, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। मूल संख्या क्या हो गया? 20। कोई परेशानी नहीं है।
अगले सवाल 9 नंबर आइएगा, मूल संख्या आपको निकालना है तो 20 हो गया। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर सवाल देखिएगा, फटाफट देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से देखना है। 9 नंबर सवाल बोलता है कि सोहन को किसी संख्या का 8 गुना करना था लेकिन उसने गलती से 13 गुना कर लिया। इस प्रकार उसका उत्तर 260 आया। किस प्रकार? जो आपने किया 260 आया, तो इसका मतलब 13 गाय का दाम 260, एक गाय का दाम कितना लिखिएगा 260/13 यानी 20 हो गया। तो आंसर ये मूल संख्या 20 होता है, लेकिन हमको पूछता है सही उत्तर क्या है। सवाल बदल गया, हमको पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है, सही चीज क्या है। तो सही तो आपका यही है ना, 8 है ना। तो 8 कलम का दाम, एक कलम का दाम 20 रुपया, तो 8 कलम का दाम निकालना है। 20 × 8 = 160। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा और कुछ नहीं करना। 160 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर सवाल पर आइएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, फटाफट देखिए, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 गुना ज्ञात करना था। बोला 3 गुना ज्ञात कीजिए, लेकिन उस संख्या को उसने 5 गुना कर लिया। 5 गुना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार उसका उत्तर 250 आया। किस प्रकार? जो आपने किया 5 गुना किया तब ना 250 आया। तो एक में आप चलेंगे कितना होगा 50। तो सही उत्तर पूछा, सही उत्तर क्या था आपका 3। तो 3 कलम का दाम निकालिए, 50 × 3 = 150। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जो नए इस चैनल पर आए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ करना नहीं है। अगला बढ़िए, अगला सवाल बोलता है, अगला सवाल हम चलते 11 नंबर। 10 नंबर ना, 10 नंबर तो अभी बना चुके हैं इसमें, 10 नंबर तो हो गया। 11 नंबर चलिए, 11 नंबर आते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 5 गुना ज्ञात करना था, उसने गलती से उस संख्या का 7 गुना ज्ञात कर लिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर से 40 ज़्यादा आया। 5 गुना बोला लेकिन उसने 7 गुना ज्ञात कर लिया। 11 नंबर सवाल बोलता है कि हमने बोला कि 5 गुना ज्ञात कीजिए, लेकिन आपने 7 गुना ज्ञात कर लिया, गलती हो गया। इस प्रकार सही उत्तर से 40 ज़्यादा आया। तो यहाँ पर ज़्यादा कितना है 2 में 40, एक में निकालिएगा 20 हो गया। तो आंसर पूछता है कि सही उत्तर क्या है। तो सही चीज़ तो 5 है ना, एक में 20, तो 5 में कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100। बस यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। अगला नंबर 12 नंबर सवाल पर आते हैं। सारे सवाल आपको समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं है। बस आप बेस बना लीजिए। आप न्यू स्टूडेंट है, आपको जो पढ़ाई नहीं भी है वो भी हम सवाल में दे रहे हैं। बस आप इसको पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, समय से पहले कुछ न कुछ ज़्यादा सीखते जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। क्योंकि अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में करोड़ों आदमी है, करोड़ों आदमी में से उसका नौकरी छीन के आपको देना है, तो ये कैसे मिलेगा? तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जम के कीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए आप जान के बाजी क्यों ना लगा दीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास, समय लगा दीजिए तो फिर आपकी नौकरी ज़रूर होगा। बढ़िया, आगे 12 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर सवाल बोलता है 345 पर पावर 654 गुना 8329, इस पर पावर आपका है 654 गुना 8321, इस पर पावर है 624। तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक 5 का स्पेशल नियम होता है कि 5 होगा। 9 का होता है कि पावर यदि सम हो जाए तो 1 होगा, अगर पावर विषम होगा तो 9 होगा। और 1 का स्पेशल नियम होता है 1 होगा। इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक को सिर्फ देखना है। 5 का नियम हो गया, 5 होगा तो 5 होगा, 9 होगा तो पावर सम हुआ तो 1 होगा, 1 का नियम तो 1 होता है। बस इसको हल कर लिए, आपका आंसर 5 हो जाएगा। यही उत्तर होगा 5। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। अगले सवाल पर बढ़िए, 13 नंबर। 13 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 13 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर डी तथा अक्षर पी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो कुछ नहीं करना, डी का नंबर 4,
पी का नंबर 16, मध्य वाला जब भी पूछेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। 16 4 20, 20 से बटा 2 तो 10 हो गया। 10वां लेटर आपका क्या होता है? जे। बस यही आंसर हो गया जे, और कुछ नहीं करना, आपका उत्तर हो जाएगा जे। कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले नंबर सवाल पर आइएगा, 14 नंबर। 14 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। सवाल कहता है उसी प्रकार से ई और वाई के बीच, ई का नंबर 5 और वाई का नंबर 25, बीच वाला जब भी सवाल रहेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 15वां लेटर क्या हो गया? ओ। आंसर बन गया। अब हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, स्पीड में लिखना चाहिए सवाल को उत्तर। अगला आ जाइए 15 नंबर। ई और टी वाला हो गया, ई और वाई वाला हो गया। ई और टी पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में ई और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ध्यान देना। 15 नंबर सवाल बोलता है ई और टी। ई का नंबर 5, अच्छा हाँ बीच में 15 नंबर सवाल चेंज है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल बोलता है कि ई और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे? ई और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे? अगर आपसे पूछता है कि ई और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा तो बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हमको पूछता है ई और टी के बीच में कितने अक्षर होंगे, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल हम करवा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ए बी सी डी, बस हम बोलते हैं ए और डी के बीच में कितने अक्षर होंगे? ए और डी के बीच में आप बोलेंगे 2 अक्षर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे? डी का नंबर 4, ए का नंबर 1, तो बीच में तो दो ही है ना। अगर 4 में 1 घटेगा तो 3 होगा, तो बीच में 3 होना चाहिए, लेकिन बीच में आपको दिख रहा है 2। तो करना क्या है कि बड़ा में छोटा को 1 बढ़ा के घटा लीजिए। ये 4 है, 4 में 1 घटना नहीं होगा, 2 घटा लीजिए। 4 में 2 घटेगा तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 2। मिल रहा है ना। यानी बड़का डिजिट में छोटका डिजिट को 1 बढ़ा के घटा लीजिए, तो बीच में जितने भी होंगे लेटर सारे पता चल जाएगा। तो करना यहाँ क्या है? 20 है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ 5 घटेगा नहीं, 6 घटेगा। 20 में 6 घटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 14। यानी बीच में कितना आदमी होंगे? 14 आदमी होंगे, यानी 14 लेटर होंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगला 16 नंबर आएंगे। 16 नंबर उसी प्रकार से कहता है जे तथा वाई के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो जे का नंबर आपको पता है 10 और वाई का नंबर होता है 25। तो 25 में हमको घटाना क्या पड़ेगा? 11 को घटाना पड़ेगा। तो आपका क्या आंसर होगा? 14। इसलिए 14 आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल आइएगा 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में आई तथा क्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो अब स्पीड में बनाना कैसे है कि क्यू का नंबर 17, आई का नंबर 9 नहीं 10 घटेगा, घटा लीजिए, और कुछ करना नहीं है। 17 नंबर सवाल बोलता है आई और क्यू के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो क्यू का नंबर 17, आई का नंबर 9 होता है। तो आपको करना क्या है? 1 बढ़ा के घटाइएगा, तो आंसर क्या होगा? 7। बस ये उत्तर हो गया 7। अगला सवाल 18 नंबर आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा बाएं से 11वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ये तो और डिजिट हल्का कर दिए, हमको खोज के दे दिया कि बाएं से 18वें तथा दाएं से 11वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। बाएं से 18वें तथा बाएं से 11वें है ना, दोनों बाएं बाएं। तो कुछ नहीं करना, 1 बढ़ा के घटा लीजिए। 11 नहीं 12 घटेगा 6, आपका उत्तर 6 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। 6 हो गया, यही आंसर हो गया। अगला सवाल फिर देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 25वें तथा दाएं छोर से 10वें, तो 11 घटाइएगा 14, आपका आंसर हो गया। याद रखना है कि दायां दायां दोनों सेम रहे, बायां बायां दोनों सेम रहे, तो कुछ नहीं करना, 1 बढ़ा के घटा लेना है। बड़ा में छोटा को 1 बढ़ा के घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिएगा ध्यान से। 20 नंबर सवाल करता है कि यदि किसी घड़ी में 5:25 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 5:25 हो रहा है, तो 5:25 में आप देखिएगा कि दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा, तो सिर्फ मिनट का आधा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 12.5 डिग्री। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको करना है दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा, तो बस 2 मिनट की सुई जितने पर आएगा उसका आधा कर लेना, आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी किसी वास्तविक समय का काल्पनिक प्रतिबिंब लंबवत दर्पण में 11:20 हो रहे हो, लंबवत दर्पण में 11:20 हो रहे हो, तो लंबवत दर्पण में सवाल हम कहते हैं कि वास्तविक हो या काल्पनिक हो कोई दिक्कत नहीं, 11:60 में लंबवत दर्पण वाले सवाल को घटा लेते हैं तो आपका उत्तर बन जाता है 11:20 को घटाना है, 11:20 को घटाना तो ये 0 हो गया, ये 40 हो गया, 0:40 हो गया, 0:40 को आपको पता है कि 0:40 को क्या बोलना है 12:40, बस यही उत्तर हो गया 12:40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला ये अगला सवाल कहता है 22 नंबर, यदि किसी घड़ी में 12:10 हो रहे हो तो उस समय को किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। लंबवत दर्पण में तो आपको सिखा चुके हैं कितना में घटेगा 11:60 में, 11:60 में आप घटा लेंगे यहाँ पर 12:10 को घटा लीजिए, अब नहीं घटेगा तो हम बोले 12 के वैल्यू 0 कर दिए और 0 के वैल्यू 12 होता है, 11 में से 0 घटेगा 11 हो गया, अब यहाँ 60 में से 10 घटा 50, बस उत्तर हो गया 11:50। आपका आंसर क्या होगा 11:50, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 23 आएंगे 23 नंबर, क्योंकि ये सब हम आपको पढ़ाए हुए हैं तो आपसे बनना चाहिए। 23 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी में 10:20 हो रहे तो इस समय किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा 18:60। क्षैतिज दर्पण में क्या करना 18:60 में आपको घटाना है, 18:60 में क्षैतिज दर्पण है ना 18:30 होगा, 18:30 में आप घटा लीजिए 10:20 को घटा लेते ये क्या होगा 8:10, आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्षैतिज दर्पण में आपको कितने में घटाने के लिए बोले 18:30, लंबा दर्पण में 11:60। अगला बढ़िएगा, अगला सवाल आपका है कि यदि किसी घड़ी में 24 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी में 5:20 हो रहे तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब भी 18:30 में घटता है, 5:20 घटा लीजिए तो 18 में से 5 जाएगा 13, 13:10 को क्या बोलिएगा 1:10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर आएंगे 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हो तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हो तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, इसमें कुछ नहीं बोला, लंबवत और हमको क्षैतिज कुछ नहीं बोला, तो हम ट्राई करते हैं लंबवत दर्पण को। सबसे पहले 11:60 में हम 10:40 को घटा के देखते हैं तो 1:20 होना चाहिए, 1:20 नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं 18:30 को यहाँ ट्राई करते हैं और 10:40 हम घटा लेते हैं। 8 यहाँ तो घटेगा नहीं तो 1:45 में ले लीजिए, 1 घंटा इसको दे देगा तो ये 1 घंटा देगा तो 60 मिनट और 30 मिनट, 90 मिनट में 40 मिनट गया 50 हो गया। अब यहाँ 17 में से 10 गया 7, यानी 7:50 आपका आंसर हो जाएगा। 7:50 आपके ऑप्शन में है, ए नंबर है, इसीलिए क्षैतिज दर्पण होगा, इसको याद रखना है। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हो तो इस समय जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में हम बोले 18:30 में भी घटाना है, 18:30 में जल प्रतिबिंब को घटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो 18:30 में 10:10 को हम घटाते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो 18:30 में यहाँ चलते हैं, 10:10 को घटा लेते हैं तो ये आपका 20 हो गया। 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया कितना 8, तो 8:20 होना चाहिए, 8:20 नहीं है। लेकिन जल प्रतिबिंब वाला सवाल में हम बोले थे 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे रह सकता है, तो हम देखते हैं कि 8:20 के अलावा 9:20 आंसर में है क्या, तो आप देखते हैं ए नंबर आंसर आपका मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर 9:20 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यदि समझ में आ गया तो फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और जितना आपको मिला हुआ है क्वेश्चन हर रोज उसको रिपीट करना, सिर्फ रीडिंग देना है और कुछ करना नहीं, रीडिंग दीजिए और उसको बनाइए तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे और नए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।